5P मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। एक जो विद्यार्थी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में लिखा हुआ है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें बताना है कि ये लिखा हुआ है ये भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या है तो क्यों है। समझ में आई बात। पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए हमको। ये भाज्य संख्या बतानी है, भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो देखो भाज्य संख्या के बारे में हमने पिछली कक्षा में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी, है ना। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कि किसी भाज्य संख्या को, वहां बताया गया ना, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। वहां हमने देखा था कि कोई भी भाज्य संख्या है, यदि वो संख्या भाज्य है तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, यानी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं। यही तो देखा था। उसी बात का हम क्या करेंगे, यहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। पहले ये देखते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, यही तो लिखा हुआ है ना। अब देखो, तो यहां मैं कहूं कितने पद हैं, कितने पद हैं बताओ, कितने पद हैं। 4 2 1। बहुत अच्छे, शाबाश। और भी बताने की कोशिश करें। हाँ, कितने पद हैं। 2 पद हैं। पद का अर्थ क्या आता है, जब तक प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आ जाए तब तक वो एक ही पद होता है। ठीक है ना। देखो यहाँ प्लस का चिन्ह आ गया तो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। 4 पद नहीं कहने की कोशिश करेंगे, है ना। कक्षा 8 में बताया था पद, है ना, व्यंजक के पद बोले पड़े थे ना कक्षा 8 में। तो पद कितने हो गए, यहाँ 2 पद हो गए। अब 2 पद हो गए तो अब इनमें से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कितना कॉमन आ जाएगा, 13। 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, तो 13 क्या ले लेंगे, कॉमन। और कॉमन लेने के जस्ट बाद क्या लगाते हैं, हम उल्टा लगाते हैं। तो यहाँ से 13 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 7 गुणा 11। 13 बाहर आ गया आपका, प्लस की जगह पे प्लस 13 यहाँ आ गया तो यहाँ कितना बचेगा बोलो, 1। 13 कम 13 बचेगा। इतनी सी बात समझ में आई। ठीक है, आगे देखो 13 कोष्टक शुरू 11 सत्ते 77 प्लस 1। तो देखो 11 कोष्टक हटाएंगे, गुणांक का चिन्ह 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अच्छा, 13 की जगह पे तो 13, 78 के क्या करेंगे, गुणनखंड। 78 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा, 3 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा। 9 दोनों अब कितने का जाएगा, कितनी बार, 13 बार। 13 में 13 कम तो 78 को हम देखो गुणा की जगह पे गुणा का चिन्ह, 78 को क्या लगेंगे, 2 गुणा 13, सॉरी 2 गुणा 3 गुणा 13। अच्छा, और भी मैं इसको क्रम से व्यवस्थित करूं तो 2 पहले लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, फिर 13 और इस 13 को क्या कर देंगे, लास्ट में लेते हैं, है ना। बताया ना, क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इनका क्रम 13 को इधर लिख लिया है।
एक बार पुनः देखें क्या दिया आपको। सभी विद्यार्थी देख पा रहे हैं बोर्ड पर, हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। देखो हमें बताना है ये संख्या भाज्य संख्या है और क्यों है, इसका कारण देना है। तो हमने देखा यहाँ कितने पद बन रहे हैं, दो। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, 13, तो 7 गुणा 11, 13 आ गया बाहर, प्लस की जगह प्लस 13 एकम 13, 13 चल रहा है, 11 7 77, 77 और 1 78, 78 के क्या कर दिए गुणनखंड। क्रम से लिखने की वजह से 13 को हमने इधर लिख दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब ये देखो सभी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य। कैसी हैं, अभाज्य हैं। और अभाज्य होने के साथ साथ ये संख्याएं किसके रूप में हैं, गुणा के रूप में। किसके रूप में, गुणा के रूप में। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो ये सभी है जो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित है। तो इस बात का अर्थ क्या हुआ, ये संख्या है वो कैसी होगी, भाज्य संख्या। कैसी होगी, भाज्य संख्या। तो देखो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार या ये लिख लो यहां से आगे, ये सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है ना। ये सभी किसके रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये संख्या दी हुई है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। आपके लिखने का तरीका कैसे भी लिख लो, आपकी बात समझ में आनी चाहिए। समझ में आएगा बात। अच्छा अब कोई विद्यार्थी सोच रहा होगा सर ये इतना कलेश क्यों किया, इसको डायरेक्ट कर सकते थे। अरे बात समझ में, तो कोई बताएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। ऊपर भी बता सकते थे 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ऊपर भी तो सभी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य। कैसी हैं, तो ये क्यों किया, गुणन करके करते फिर प्लस करके फिर अभाज्य गुणन करते बाकी। वो भी ठीक है आपकी बात, लेकिन सुनो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, किसके रूप में, ये गुणनफल सबका कहाँ हो रहा है, लेकिन किसका है बीच में, प्लस का। और देखो यहाँ सभी कैसे हैं जी, गुणनफल के रूप में। प्रमेय तभी लगेगी तब किसके रूप में हो, वो गुणनफल के रूप में। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त है। फिर लिखा है हमने ये सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हैं। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये संख्या है वो कैसी होगी, आपकी भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार इसको कर पाओगे, जस्ट इसी प्रकार कर पाओगे, क्या करके बताओ, कर लेंगे। तो लिखो पहले और फिर इसको करेंगे। बोलो। तीरे की घात 2 लिख सकते हैं। हाँ जी, तीरे की घात 2। हाँ 13 की घात 2 बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ 13 की घात 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 13 गुणा 13 है तो 13 की घात 2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लिखो और इसका ये अगला है, इसको करने की कोशिश करेंगे। पहले इसको लिखेंगे। देखिएगा, इधर देखें, बातें नहीं, इधर देखो सभी विद्यार्थी। यहां भी देखा जाए कितने पद हैं? 2। तो कितना कॉमन आ सकता है? 5। क्या बचेगा यहाँ? 7 गुणा 6, 5 तो बाहर आ गया, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 बाहर आ गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। गुणा करने पर कितना हो रहा है? 1008 हो रहेगा, 8 होना चाहिए, 1008 प्लस 1, 5 गुणा 1009। अब 1009 भी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है ना? कई संख्या है ये? अभाज्य संख्या है। तो फिर यही बात लिख देंगे, ये सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है। अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये संख्या भाज्य संख्या होगी। आराम समझ रहा? मम्मी करोगे और नहीं किया, बातें नहीं करेंगे बस। बातें नहीं, लिख लिया? लिया ना सभी ने? हाँ जी, बातें नहीं, अरे बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 व 1.1 का अंतिम, क्वेश्चन नंबर 7 व 1.1 का अंतिम। देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं।
सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलें। कितने समय बाद वे अपने प्रारंभ के स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए, यानी ये ऐसा वृत्ताकार मैदान है, सोनिया यहाँ से दौड़ लगाती है तो इसको एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट का समय लग जाता है। भाई उसकी कैपेसिटी है कि एक मैदान का चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट लग जाते हैं। और रवि दौड़ लगाता है तो रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लग जाते हैं। कितने मिनट लग जाते हैं? 12 मिनट लग जाते हैं। तो देखो क्या हो रहा है कि सोनिया भी यहां से दौड़ प्रारंभ करती है एक ही स्थान से, उसी स्थान से रवि दौड़ प्रारंभ करता है। सोनिया भी यहीं से एक ही स्थान से एक ही टाइम में और एक ही दिशा में, दोनों एक साथ एक जैसे दौड़ कर आ रहे हैं। तुम समझ में आ रहा है? यहाँ खड़े हैं दोनों यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से दौड़ लगा रहे हैं। सोनिया भी दौड़ लगा रही है, रवि भी दौड़ लगा रहा है और एक ही दिशा में एक ही टाइम से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। अब हमारा प्रश्न है कि वो कितने समय बाद ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, तो कितने समय बाद एक दूसरे को एक ही जगह पर मिलेंगे। अब देखो ये तो चक्कर लगा के 12 मिनट हो जाएंगे तो रवि यहाँ पाएगा, और यहाँ सोनिया कितने मिनट बाद आएगी? 18 मिनट बाद आएगी। ऐसे ही फिर दौड़ लगा रहे हैं, फिर उनका वो एक चक्कर तो 18 मिनट में होता है, तो कहीं ना कहीं जाके वो टकराएंगे ना, कहीं ना कहीं जाके टकराएंगे। तो हमारा प्रश्न है कि कितने समय बाद वे दोनों आपस में मिलते रहेंगे। अच्छा एक चीज और बताओ, दौड़ लगाते रहेंगे तो कई बार मिलेंगे आपस में, कई बार एक ही जगह पे आ जाएंगे। तो हमें कौन सा समय निकालना है? कम से कम बार। कौन सा समय निकालना है? कम से कम टाइम निकालना है। भाई पहले चक्कर में शाम तक दौड़ लगाते रहेंगे तो कभी ना कभी कई बार टकराएंगे, तो हमें कम से कम वाला निकालना है, कम से कम टाइम। अब हम लोग अधिक से अधिक निकालना हो उसके लिए क्या याद करते हैं हम? HCF। अधिक से अधिक के लिए क्या याद करते हैं? कम से कम के लिए क्या याद करते हैं? LCM याद करते हैं। क्या याद करते हैं? LCM। देखो यानी कि अब हम क्या करेंगे, 18 और 12 का क्या याद कर लेंगे? LCM याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे? LCM। तो देखो 18 के गुणनखंड करो पहले, 2 से कितना हो जाएगा? ऐसे ही 12 के गुणनखंड करोगे 2 से क्या हो जाएगा? 2 से और 3 एकम 18 को क्या लिख देंगे हम? 2 गुणा 3 गुणा 12 को क्या लिख देंगे? 2 गुणा 3। एलसीएम याद करना है। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? क्या लगे? 2 गुणा 3 की घात कितनी बन रही है जी? और 2 की घात कितनी बन रही है? और 3 की घात कितनी बन रही है? तो यहाँ 2 की घात 1 है, 2 की घात कितनी है? 2। तो कितनी लेंगे हम? 2 की घात 2। 3 की घात 1 है और 3 की घात 2, तो कितना लेंगे? 3 की घात 2 की घात 2 का अर्थ क्या रहता है? 3 की घात 2 का 9 चौक 36। अतः वे 36 मिनट बाद आपस में एक दूसरे को मिलेंगे, आपस में एक दूसरे को मिलेंगे। अच्छा अभी और समझो, समझ में आया ये बात? ये बताओ पहले, क्लियर? देखो आप एक बात नोट कर लेना, आपसे पूछा है अधिक से अधिक
अधिक से कोई भी बात अधिक से अधिक ज्ञान करनी हो तब क्या ज्ञान करोगे? HCF। क्या ज्ञान करोगे? HCF। और आपसे कम पूछे तब क्या ज्ञान करोगे? LCM ज्ञान करोगे। यहाँ कम से कम क्यों पूछा जा रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ से सोनिया दौड़ लगा रही है, रवि दौड़ लगा रहे हैं, तो ये शाम तक दौड़ते रहेंगे तो कई बार आपस में मिलेंगे। हमें कौन सा टाइम निकालना है? पहली बार मिल जाए कम से कम वाला, तो क्या याद किया है? LCM। और आप LCM याद करना समझ में आया ना?